बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में होने वाले जो जलसा था, जो प्रोग्राम था, वो 5 घंटे तक तकरीबन जारी रहा। उस 5 घंटे में जो तकारीर हुई उसमें कौन से अहम नुकात थे वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज जो अपना फ़ैसला सुनाया उस पर भी बात होगी। लेकिन आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से, और वो खबर जो PDM के किसी भी रहनुमा की किसी तकरीर में हमें नहीं उस पर बात सुनने को मिली। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि गुज़िश्ता रात हरनाई बलूचिस्तान में FC की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में 7 जवानों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ शुहदा के अहले खाना के साथ हैं। पूरी कौम भारतीय पुष्पनाही के हामिल दहशत गर्दों के हमलों का सामना करने वाले अपने इन बहादुर सिपाहियों के साथ खड़ी है। ये प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया। लेकिन आज PDM के 5 घंटे के जलसे में FC के इन जवानों की शहादतों के ऊपर कोई बात नहीं हुई, बल्कि अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने तो उन्होंने कहा कि भारत की फ़ौज को भी उन्होंने क्लीन चिट दी, अफगानिस्तान को भी उन्होंने क्लीन चिट दी, और उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसकी ज़िम्मेदार हमारी फ़ौज है। काश कि वो इन 7 जवानों को भी सलाम पेश करते। ये जो FC के जवान वहाँ पर चेक पोस्ट पर खड़े थे बलूचिस्तान में, तो ये वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए मामूर थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये कोई फ़ौजियों की हिफाजत के लिए खड़े थे। जितने भी चेक पोस्टें हैं वो सिविलियंस के लिए हैं, वो आम लोगों के लिए हैं, वो आवाम के लिए हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए हैं। अभी जब तफसीलात आएंगी आप देखेंगे कि इन 7 जवानों में से कोई जवान हो सकता है कश्मीर का हो सकता है कोई सराइकी हो सकता है कोई पंजाबी हो, कोई लाहौर का हो, कोई कराची का हो, कोई KPK का हो, कोई पेशावर का हो, कोई आज़ाद कश्मीर का हो, कोई पिंडी इस्लामाबाद का हो, किसी भी इलाके का वो हो सकता है। लेकिन वो अगर वहाँ पर बलूचिस्तान में ड्यूटी सरंजाम दे रहा था तो उसका मकसद बलूचिस्तान के लोगों की सिक्योरिटी था और वहाँ के लोगों के लिए वो जवान कुर्बानियाँ दे रहे थे। लेकिन इन कुर्बानियों का आज PDM के पूरे जलसे में हमें कहीं जिक्र नहीं मिला। अब हम आगाज़ करते हैं। 15 तकारीर थी। पहली तकरीर जमीयत अहले हदीस की जानिब से की गई, या नाम मुझे नहीं पता, अननोन से बंदे थे। 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि 4 चीज़ें थी जिनके बारे में हम जानना चाहते थे कि आज के जलसे में से क्या निकलेगा। इस्तीफ़ों का ऐलान होगा या नहीं होगा, लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात होगी या नहीं होगी, ज़िमनी इंतखाबात के वाले से क्या ऐलान होता है, और जनरल बाजवा साहब और DJSI जनरल फैज़ साहब का नाम लिया जाता है या नहीं लिया जाता। क्योंकि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि PDM की तमाम जमातें DJSI और आर्मी चीफ का खुलकर नाम लें। जमीयत अहले हदीस के जो मुकर्रर थे उन्होंने ना लॉन्ग मार्च की बात की, ना इस्तीफ़ों की बात की, ना फ़ौज की क़यादत का नाम लिया, और ना ही सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के वाले से कोई बात की। उसके बाद फैसल करीम साहब आए, उन्होंने कौमी वतन पार्टी शेरपाओ ग्रुप के एक लीडर थे उनको जो है वो दावत दी। इनके भी B कैटेगरी के जो रहनुमा थे वो आए कौमी वतन पार्टी के, और जमीयत अहले हदीस के भी B कैटेगरी के थे, A कैटेगरी के, और मेन लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने भी इन चारों चीज़ों पे कोई बात नहीं की जो सब लोग सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे। उसके बाद अवैस नूरानी की तकरीर। अवैस नूरानी ने अपनी तकरीर में सबसे ज़्यादा ज़िया उल हक को टारगेट किया, लेकिन वो ये भूल गए कि आज स्टेज के ऊपर ज़िया उल हक की पोती मौजूद है, क्योंकि मरियम के जो वालिद साहब हैं नवाज शरीफ, वो जनरल ज़िया उल हक को अपना वालिद कहते थे और जनरल ज़िया उल हक उनको अपना बेटा कहते थे। और नवाज शरीफ ने जनरल ज़िया उल हक की कब्र पर खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और नवाज शरीफ जनरल ज़िया उल हक को कहा करते थे कि आपको मेरी उम्र लग जाए, और ज़िया उल हक इनको कहते थे कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। और ये भी मिलता है हमें कि जब जनरल ज़िया उल हक त्यारे के हादसे में उनकी जान चली गई थी, उसके बाद कई रोज़ तक नवाज शरीफ खाना नहीं खाते थे कि मेरे वालिद जो हैं, रूहानी वालिद जो हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अवैस नूरानी टारगेट कर रहे थे ज़िया उल हक को, और मरियम वहीं पर बैठी थी। ये आप देखें कि ये ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, हमेशा अपने मोहसिनों के साथ क्या करता है कि आज ये डिक्टेटर्स का नाम लेते हैं, भूल जाते हैं कि एक डिक्टेटर जनरल ज़िया उल हक इनका मोहसिन था। अगर जनरल ज़िया उल हक ना होते तो नवाज शरीफ कुछ भी ना होते। इनको लाने वाले, इनको बनाने वाले, इनकी सियासी पैदाइश, इनकी सियासी परवरिश, इनको वज़ीर आला बनाना, इनको वज़ीर बनाना, सब कुछ जो है वो जनरल ज़िया उल हक के मरूने मिन्नत है। और पहली मरतबा जब 1990 में वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त भी ISI के पैसों से बने थे, IGI, और वो सारा असगर खान केस में मौजूद है। उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो साकिब निसार साहब थे वो डैम फंड के अरबों रुपए खा गए। ये शख्स खुद को आलम दीन कहता है। वैसे ही आलम दीन मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो जो शरीयत का वो जो कोर्स करते हैं दरस निज़ामी वगैरह, वो मुकम्मल नहीं किया हुआ बकौल हारून रशीद साहब के। इनकी भी आप सतही वो देख लें, आप इनका ज़हनी लेवल देख लें कि कह रहे हैं कि साकिब निसार अरबों रुपए खा गया है, हालांकि एक एक पैसा, एक एक पाई सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमियन में मुकम्मल महफूज है, पाकिस्तान के इदारों के पास है। साकिब निसार साहब के अकाउंट में 1 रुपया भी डैम फंड का नहीं गया, और ये शख्स कह रहा है कि अरबों रुपए साकिब निसार खा गए। और उसकी वजह ये बताते हैं कि साकिब निसार जो है उसने इमरान खान को NRO दिया था, क्योंकि आपको पता है कि साकिब निसार साहब, फैसल अरब साहब और उमर ता बंदयाल साहब उस बेंच के ऐसा थे जिसने इमरान खान की को नायल करने के लिए जो दरखास्त थी नीफ अब्बासी की, उसको मुस्तरद किया था। और इमरान खान
सुप्रीम कोर्ट को अपनी मनी ट्रेल देने में और मुतमईन करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद अवैस नूरानी ने भी लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं की। इस्तीफों की वो बात क्या करे, वो तो बेचारा काउंसलर नहीं है, ना उसकी जमात का काउंसलर है। हाँ, ये एक ही काम कर सकता है ये अवैस नूरानी, अगर कहीं पे कोई ख़त्म शतम पढ़ना हो और कहीं पे कोई इस तरह के, क्योंकि दो चार हैं मदारिस और बाकी यही ये काम कर सकते हैं, बाकी इनके काउंसलर भी नहीं हैं। और इन लोगों को तो जिस तरह से झूठ बोलते हैं, आप तो इनको कोई शायद इसके लिए भी ना बुलाए कि कोई कुरान खानी के लिए भी इनको ना बुलाए, जिस तरह के झूठ बोलते हैं उसके लिए भी कोई साफ़ और शफाफ किरदार के लोग होने चाहिए जिनकी कम अज़ कम दुआ कबूल होने के तो चांसेस हों। उसके बाद उन्होंने फौजी क़यादत का कोई नाम नहीं लिया। सेनेट इलेक्शन की वो क्या बात करते हैं, वो खुद काउंसलर नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात की क्या बात करें, वो खुद काउंसलर नहीं है। हाँ, वो मरियम की बहुत खुशामद करते हैं और वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से सेनेट का टिकट अवैस नूरानी को दे दिया जाए और इसलिए वो मरियम की खुशामद करते हैं। उसके बाद महमूद अचकज़ई आए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि बेनज़ीर खुशकिस्मत हैं कि आज उनकी वजह से यहाँ पे सब इकट्ठे बैठे हैं, जो बिलावल हैं, मरियम हैं, हम सब। उसके बाद उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात की। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर तदफीन हुई है जिन लोगों की, भुट्टो की, बेनज़ीर की, ये सारे, उन्होंने कहा इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये कत्ल हुए, ये तो शहीद हुए हैं। और कत्ल उन्होंने कहा सिर्फ उस वक्त जायज़ होता है, ये जो बात असल बता रहा हूँ आपको, इंसानों का कत्ल सिर्फ उस वक्त जायज़ होता है जब कोई किसी के करीबी अजीज़ को मार दे और माफ़ी ना मांगे और जिरगा भी ना करे तो वो मरता है। यानी वो क्या पैगाम दे रहे हैं कि इसका मतलब है कि अगर मतलब वो कह रहे हैं कि आप खुद कानून को हाथ में ले सकते हैं, आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी को कत्ल कर सकते हैं, हालांकि कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, और वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आप किसी को उस वक्त कत्ल कर सकते हैं जब ये सिचुएशंस हों। फिर वो एक और बात करते हैं कि उसको कत्ल किया जाता है जो दूसरों की इज्जत के साथ खेलता है। उसके बाद वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जालिम को ललकारना, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है और उसको ललकारना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि महमूद खान अचकज़ई उस वक्त कहाँ थे जब साना मॉडल टाउन में 14 बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया, एक हमला खातून को जबड़ों में गोलियां मारी गई। उस वक्त कलमा हक इनको क्यों याद नहीं था? उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इनको क्यों याद नहीं थी? और देखें आपके ये भी इन लोगों को कोई समझाए। फजल रहमान तो खुद इनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं और अपनी ज़ात के लिए वो दीन को अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना इनको बताना चाहिए कि आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को गलत उसका वो एक आप उनका तशरीह करके और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा आप जुल्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं और कितना बड़ा आप शरई तौर पर कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सियासी मकासद के लिए अपनी मर्जी के अल्फाज जो है वो उनका अल्फाज देकर और आप बयान करते हैं। उसके बाद उन्होंने लोगों को कहा कि मुझे वादा चाहिए कि जब हमने इस्लामाबाद जाना है, जाकर इस्तीफ़ा मांगना है और डंडा भी उठाना है। और उन्होंने लॉन्ग मार्च की कोई तारीख नहीं दी, इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं की, जनरल बाजवा DSA का नाम नहीं लिया, सेनेट इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के वाले से कोई बात नहीं की। उसके बाद GB के बमजी शाह थे। उसके बाद अब्दुल मालिक बलोच, उन्होंने भी इन चारों चीज़ों पर कोई बात नहीं की। उसके बाद जो धामड़ा साहब हैं, आजिज़ धामड़ा शायद उनका नाम है, उन्होंने वो ये भूल गए थे कि मरियम यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं, तो उन्होंने नारे लगवा दिए कि शेर का शिकारी जरदारी जरदारी। ये उस वक्त नारे लगाए जाते थे जब नवाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुहिम होती थी, उस वक्त ये नारे लगाए जाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा मंतक का पुजारी जरदारी और सबसे यारी जरदारी जरदारी। तो ये बहरहाल ये दो अच्छे नारे थे। मंतक का पुजारी, मंतक उन्होंने आज दे दी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, और सबसे यारी जरदारी। जरदारी साहब की सबसे यारी तो है, आजकल सबसे राब्ते भी हैं। उसके बाद अमीर हैदर होती साहब, अमीर हैदर होती साहब ने लाहौर में जितने खुशामद के अल्फाज और जुमले मरियम के बारे में कहे थे, बस नाम उन्होंने तब्दील किया है, बिलावल का लगा दिया, बाकी सारे खुशामदी जुमले वही थे। मुझे हैरत होती है कि हमारे जो पश्तून भाई हैं, हमारे जो पख्तून भाई हैं, वो सवाल नहीं करते जो इनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ANP से, कि मरियम मर्दान गई है तो मरियम की मर्दान में गाड़ी के आगे ANP ने अपने कारकुनान को डांस करवाया। तो वो जो स्पेरा डांस भी होता है वो लेट के और पता नहीं अजीब गरीब इशारे किए जाते हैं, तो इस तरह के डांस करवाए गए अपने कारकुनान से मरियम की गाड़ी के आगे। जिस तरह वो तलाल चौधरी साहब के बारे में बताया जाता है कि चौधरी परवेज़ लाई की गाड़ी के आगे उन्होंने धमाल डाली थी, तो ANP के कारकुनान को वहाँ पर धमाल डलवाई गई, डांस करवाया गया, स्पेरा डांस करवाया गया, लिटा के और अजीबो गरीब उनसे जो है वो इशारों से डांस करवाया गया मरियम की गाड़ी के आगे। और अब वही सारे खुशामदी जुमले अमीर हैदर होती साहब ने बिलावल के बारे में बोले। उसके बाद उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं की, इस्तीफों की कोई बात नहीं की, फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया, इलेक्शन, सेनेट और इन हवाले से कोई बात नहीं की। उसके बाद अख्तर मिंगल
की तकरीर आ गई। मैं उनकी तकरीर नहीं दोहराऊंगा, इसलिए मैं समझता हूं कि इनको इग्नोर करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बात की, उन्होंने क्लीन चिट दी भारत की फ़ौज को, उन्होंने क्लीन चिट दी अफगानिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुदाखलत होती है वो भारत से है, बलूचिस्तान में मुदाखलत भारत की है, फंडिंग भारत की है, अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान वो बाढ़ भी लगा रहा है और कई हमारे जवान वहाँ पर जाने भी कुर्बान कर चुके हैं, शहादतें दे चुके हैं वो जो बाढ़ लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान की फ़ौज पर कि कब्रिस्तान इनकी वजह से आबाद हैं, शहर वीरान कर दिए हैं, और ये बहुत बार सतही और घटिया इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ़ौज के बारे में। तो मैं तो वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता जो इन्होंने अल्फाज जो है वो जो इल्ज़ामात लगाए फ़ौज के ऊपर। और फ़ौज का सिर्फ क्योंकि इनको ज़ाहिर है जिसको वो चीज़ पॉलिटिकली वो चीज़ नहीं मिलती जो वो मांगते हैं, तो फिर फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू हो जाते हैं। मिसिंग पर्सन की बात की, इस पे बात नहीं करते कि कई मिसिंग पर्सन जो थे इनके, वो जब दहशतगर्दी के वाक़यात में वो मुलविस पाए गए तो उस पर ये खामोश हो जाते हैं। उसके बाद जनाब गफूर हैदरी साहब आ गए, उन्होंने नैब केस की बात की। मौलाना फजल रहमान के आजकल एक ही दर्द है JUIF को, तो मौलाना फजल रहमान को नैब ने क्यों बुलाया, क्योंकि वो केस बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि PTI वालों ने बच्चियों को डी चौक पर नचाया। ये वही पीपल्स पार्टी है जो बड़ी लिबरल बनती है, इनके जलसे में सामने ख़वातीन बैठी थी, लेकिन और मौलाना साहब कहते होते थे कि रात जलसे दिन को होते हैं, रात को मुजरा होता है। PDM के बहुत सारे जलसों में रात को ख़वातीन आई, लेकिन वहाँ पे वो मुजरा नहीं था, वो हलाल जो भी आप कहें रक्स था या जो भी। लेकिन PTI का इन्होंने आज फिर कहा कि इन्होंने डी चौक पर बच्चों को नचाया। और मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि गफूर हैदरी साहब ने सक्खर में जो मस्जिदों को शहीद किया गया था तजावज़ात के नाम पर, इरिगेशन की ज़मीनों के ऊपर जो मसाजिद कायम थी, उनको जो शहीद किया गया था, जिस पे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तफसील के साथ कि राशिद सोमरो ने बहुत बात की थी, धमकियाँ लगाई थी। मसाजिद शहीद करने के मामले पर कोई बात इन्होंने नहीं की। आप अंदाज़ा लगाएं और आप ये सोचें कि अगर ये मस्जिदें खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ ने किसी सूबे में शहीद कराई होती, ये भी एक शरई एक है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं अभी शरई उसमें नहीं जा रहा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि क्या कब्जे की ज़मीन पर मस्जिद मदरसा बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन मैं तो इसको पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि अगर ये PTI ने कहीं पे कोई मस्जिद शहीद की होती कब्जे की वो बुनियाद बनाकर, तो ये कुफर के फतवे और एक आग लगा देते उस सूबे के अंदर, उस ज़िले के अंदर। लेकिन सक्खर में बकौल जमीयत उलमा इस्लाम के 17 मसाजिद को शहीद किया गया कब्जे के नाम पर, लेकिन आज गफूर हैदरी साहब ने इसके कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद मरियम साहिबा आ गई। मरियम साहिबा की तकरीर के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पैगाम लाई हूँ। हालांकि शहबाज शरीफ का पैगाम तो जरदारी साहब के बारे में कुछ और था कि वो इनको लड़काने की सड़कों पर घसीटना चाहते थे, और नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को नासूर कहते थे और पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे और क्या क्या कहते थे। फिर उन्होंने कहा बिलावल मेरा छोटा भाई है, मुझे उसमें बड़ी बिलावल में, आसफा में, बख्तावर में, अदीफ रियालतालपुर में बड़ी अपनाइयत, अकीदत और मोहब्बत महसूस होती है। अपनाइयत तो इसलिए भी शायद है, अब दुख दर्द एक है, और अपनापन इसलिए भी है कि उनकी भी उसी तरह से फेक अकाउंट्स वाले और टीटियों वाले मामलात हैं, इनके भी ख़ानदान के उसी तरह के हैं, उनके भी असासे जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, इनके भी नहीं है, उनका भी दर्द वही है, इनका दर्द भी वही है, उनके केस भी वही है, इनके भी वही है। तो इसलिए ये बात तो ठीक है कि अपनाइयत इसलिए इनको महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा रात 1:30 बजे पहुँची हूँ तो बिलावल और अदीफ रियालतालपुर वो सारे घर के बाहर खड़े थे, और घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। फिर उन्होंने कहा कि बिलावल ने रात मुझे अपने घर ठहराया, शायद इसलिए कि 18 अक्टूबर को जब मैं इनकी मेहमान बनी थी तो होटल में रुकी थी, तो मुझे वहाँ से वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था। तो आज इन्होंने इसलिए मुझे घर में ठहराया कि ये ना हो कि मुझे फिर कोई उठाकर ले जाए। तो ये वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने एक फ़िक्रा कसा है बिलावल पर, क्योंकि आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी ने वो जो रिपोर्ट अभी जारी की है IG वाली, उसके हवाले से वो शायद उनको शर्मिंदा कर रही थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि बिलावल ने अपनी तकरीर में IG वाली रिपोर्ट का कोई जिक्र तक नहीं किया, हालांकि वो इतना बड़ा इवेंट था पिछले कुछ अरसे का। उसके बाद उन्होंने बड़ी दुआएं की भुट्टो और बेनज़ीर के दर्जात की बुलंदी के लिए। वो भुट्टो जिसको नवाज शरीफ कहते थे कि वो जाली शहीद हैं, और वो बेनज़ीर जिनको नवाज शरीफ कहते थे कि वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बेनज़ीर की शहादत ने हमारे दिल ज़ख्मी कर दिए थे। बेनज़ीर की शहादत के बाद नवाज शरीफ रोते रहे थे और उन्होंने जालों को सीने से लगाया। मैं घर से बाहर थी, मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया कि मरियम घर आ जाओ, बहुत बड़ा सानिया हो गया, बेनज़ीर शहीद हो गई हैं। घर में सोख था, जब गई तो दादी के कमरे में बैठकर सब रो रहे थे। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी बेनज़ीर से निस्बत है, वो भी अपने वालिद का नज़रिया और नज़रिए की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। मैं भी अपने वालिद का नज़रिए की जंग लड़ी हूँ, और मेरे लिए भी ये बायस सादत होगा कि अगर मेरी जान चली जाए
तो आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो भी बेनज़ीर बनना चाहती हैं। लेकिन कल पीपल्स पार्टी वालों ने ये बड़ी ज़्यादती की, जब मरीम वहाँ पर पहुँची तो पीपल्स पार्टी वालों ने, वो अनम ने ट्वीट भी किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी वालों ने ट्रेंड बनाया हुआ था कि बेनज़ीर सिर्फ बेनज़ीर जैसी थी, यानी बेनज़ीर की तरह का कोई और नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इमरान खान के उस बयान का हवाला दिया कि उन्होंने कहा है कि बगैर तहरीक नहीं आना चाहिए, तो उनको ये कहना चाहिए था कि बगैर तहरीक किसी को नहीं लाना चाहिए। इस हवाले से इस बयान का बैकग्राउंड और मुकम्मल तफसीलात के ऊपर अदील वड़ाई साहब ने siyaset.pk के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो की है, वो आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ को वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, काश वो ये भी बता देती कि परवेज़ मुशर्रफ को बाहर भेजा किसने था। फिर वो कहती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो वो ये भी कह सकती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान, वो तो बीमार है, नहीं आ सकते, लेकिन मेरा वालिद इसलिए नहीं आ सकता कि मेरे भाइयों की और हमारे ख़ानदान की जो हराम की कमाई है, जो हमने डकैती किया है, जो लूटमार किया है, उस पैसे को बचाने के लिए मेरे वालिद पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो मेरी वालदा को कंधा देने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए और वो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की फैमिली तो शहबाज शरीफ से नहीं मिल सकती, लेकिन मैसेंजर के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब का हवाला दिया, तो ये समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ फिर मिले क्यों, शहबाज शरीफ इनकार कर देते। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जब ये कहता है कि NRO नहीं देना, तो वो कहता आवाम को है लेकिन सुनाता किसी और को है। इस इशू के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान नाराज़ हैं जो मोहम्मद अली दुरानी जेल में मिलने गए थे शहबाज शरीफ को। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पेज की बात करके इमरान खान फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इमरान खान ने फ़ौज और ISI पे माजी में बहुत बातें की हुई हैं, फ़ौज पर हमले किए हुए हैं। उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत आएगी तो दिन रात एक कर देंगे अवाम के लिए। मैं हैरान हो रहा था कि ऐसे बातें कर रहे थे जैसे इन बेचारों को कभी इक़्तिदार मिला नहीं है, हालांकि 3 बार ये ले चुके हैं। फिर उन्होंने कहा मर्दान में बिलावल नहीं आए, तो इमरान खान जो है वो दूरबीन लगाकर देख रहे थे हमारे स्टेज पर कौन कौन नहीं है। तो फिर वो जिस तरह उन्होंने हा इस तरह किया है, तो वो मैं तो उस तरह उनका नहीं कर सकता जिस तरह से उन्होंने बच्चों वाली हरकत की है। ये इनके अंदर बड़ा मसला है मरीम का, ये बच्चों वाली इस तरह की चीज़ें करती हैं। वो ज़रा आप क्लिप निकाल के देख लें तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मौलाना यहाँ पर नहीं आए, तो क्योंकि मौलाना नहीं आया तो आप इमरान खान के गए, देखें जी मौलाना इनके जलसे में नहीं गए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल के तो आगे मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल ने मौलाना के ना आने पे कोई बात नहीं की। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बिलावल मेज़बान थे, बिलावल कहते कि मौलाना से मेरी बात हो गई है, मौलाना नहीं आए, लेकिन बिलावल ने कोई बात नहीं की, मौलाना का जिक्र तक नहीं किया। और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इस वक्त मौलाना और बिलावल में ठन चुकी है, इख्तिलाफात बहुत शदीद हैं। और इसके ऊपर 2 वीडियोज़ में मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ कि मौलाना को क्या मसला है बिलावल से, और बिलावल को क्या मसला है JUEF की सखर लड़काना और इस सिंध के सूबे की क़यादत से। उसके बाद मरीम ने कहा कि हमें, इमरान खान कहता है कि हम बच्चे हैं और हमें जो है, हम ये बच्चे इनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं और हम बच्चों की जाके बड़ों को शिकायत लगाते हो। फिर उन्होंने कहा PDM में फूड डलवाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये बयान ज़रा गौर से सुन लें कि PDM में फूड डलवाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये अगले 10 दिन में आप इस बयान पे ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आने वाली है। उन्होंने फिर लोगों से पूछा कि बताएं कि बिलावल आपको बुलाएगा तो इस्लामाबाद आओगे, तो लोगों बेचारों ने क्या कहना है, उनको यहाँ भी बसें भर भर के लाया गया है, बसें भर भर के अफगानिस्तान ले जाओ, बस खाना मिलना चाहिए, रिहाइश मिलनी चाहिए, तो ये बेचारे आ जाएंगे। उसके बाद मरीम ने लॉन्ग मार्च की कोई तारीख नहीं दी, इस्तीफ़ों की कोई तारीख नहीं दी, फौजी क़यादत का बिल्कुल नाम नहीं लिया और सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात का भी कोई जिक्र नहीं किया। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब किया, उन्होंने भी इन चारों चीज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद आज मैन ऑफ द मैच आसिफ अली जरदारी, उनकी तकरीर पर बात करते हैं। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब यूट्यूब पे जाके जरदारी साहब की तकरीर सुने और ज़रा गौर कीजिएगा जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो वो कहते हैं हमारे दौर में, पहले उन्होंने बेनज़ीर पे काफ़ी बात की, फिर वो कहते हैं हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, ज़ाहिर है मुकमुका था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम इक़्तिदार में आओगे तो हमें कुछ नहीं कहोगे। फिर वो कहते हैं हमने 5 साल पूरे किए, फिर नवाज शरीफ को जो है वो ऐवान सदर में मैंने अपनी बेटी के साथ वेलकम किया, नवाज शरीफ से हलफ लिया, फिर वो जो एज ए वो प्रेसिडेंट कह रहे थे। फिर वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का साथ निभाता रहा जब तक उनकी हुकूमत थी। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर हो जाएं। ये ज़रा गौर करें, वो किसको कह रहे हैं? इमरान खान को तो नहीं कह रहे, वो सियासी जमात तो नहीं, वो तो हुकूमत है। ये सारी की सारी बात वो मौलाना फजल रहमान को कह रहे थे। मौलाना फजल रहमान जो सख्त धमकियाँ दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को, जो दबाव डाल रहे हैं, उनसे आसिफ अली जरदारी मुखातिब थे। अब दोबारा अल्फाज पे गौर करें। हमने 5 साल पूरी किए, नवाज शरीफ को वेलकम किया, नवाज शरीफ का साथ मैं निभाता रहा जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर हो जाएं, एक सोच पर आ जाएं, एक दूसरे को मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। ये सारी बातें मौलाना फजल रहमान को वो कह रहे हैं और नवाज शरीफ को भी। हो सकता है कि मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जर्नल को मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। इमरान खान क्या चीज़ है?
इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा। गौर करें जरदारी साहब के बयानात पे, दोबारा ये जरदारी साहब का क्लिप सुन लीजिएगा। हमने जेलें भरनी होंगी। दिलचस्प बात यह है कि जेलें भरने की बात जरदारी साहब ने भी की, बिलावल ने भी की। हालांकि जेलें भरने के हवाले से पीडीएम की तहरीक में कहीं बात नहीं थी। उनका तो 4 चीज़ें थी, इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे, ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे और फौजी क़यादत का नाम लेंगे। ये 5 चीज़ें थी। लेकिन जरदारी साहब ने नई चीज़ बताई है कि हमें जेलें भरनी होंगी और इस उम्मीद पर रहो कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। आज बीबी का दिन है। उन्होंने बता दिया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं और बिलावल यही समझते हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। जरदारी साहब ने बता दिया है ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी, हम इसको नहीं गिराएंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत को चलने देंगे, सिस्टम को नहीं लपेटेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और जेलें भरेंगे। कोई धरना नहीं होगा, कोई इस्तीफा नहीं होगा, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो जरदारी साहब ने अपना फैसला सुना दिया है और अब आप बाकायदा तौर पर कह सकते हैं कि पीडीएम की आखिरी रसूमात का आगाज़ हो गया है और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ स्टेप्स पे इसके मजीद जो रसूमात अदा होंगी उस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। उसके बाद मुराद अली शाह, उन्होंने लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं की, इस्तीफों की कोई बात नहीं की, फौज की कोई बात नहीं की, सेनेट इंतखाबात की, ज़िमनी इंतखाबात की कोई बात नहीं की। अब आ जाए जी बिलावल साहब का आखिरी खिताब। सबसे इंपॉर्टेंट, बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं लिया, मौलाना का जिक्र तक नहीं किया, ये नहीं कहा कि मौलाना क्यों नहीं आए, कोई वजाहत नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जो समझता है कि हम डर जाएंगे वो बेवकूफ़ है। कहीं ये इसका इशारा वो कल वाले वाक़े की तरफ तो नहीं था, परसों वाला, वो जो धमकी दी गई थी कि हम बेनज़ीर की कब्र पर आके और धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। ये उनको तो नहीं कह रहे थे कि जो समझता है कि हम डर जाएंगे वो बेवकूफ़ है। फिर वो कहते हैं ज़ियाउल हक की कब्र वीरान है, मुशर्रफ मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। बेनज़ीर के खिलाफ हमेशा साजिशें हुई। काश वो ये भी बता देते कि बेनज़ीर के खिलाफ कब कब क्या क्या साजिशें हुई। जब तक बेनज़ीर ज़िंदगी थी उनकी 2007 तक, तब तक इमरान खान कभी भी इक़्तिदार में नहीं थे। तो बेनज़ीर के खिलाफ जो साजिशें थी और इमरान खान की पार्टी भी आके 2010-11 में सही पार्टी बनी, तो 2007 तक उनकी ज़िंदगी थी। तो वो कहते हैं बेनज़ीर के खिलाफ हमेशा साजिशें हुई। तो वो बता देते हैं कि बेनज़ीर के खिलाफ साजिशें जिस शख्स ने की, वो शख्स इस वक्त लंदन में है, पाकिस्तान नहीं आ सकता, भगोड़ा है, फरूर है, इश्तारी है, मफरूर है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है और ये देखें ये उसकी बेटी बैठी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा, महंगाई से सब मुतासिर हैं और वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो आप अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान में अकल और दानिश नहीं है। अगर अकल और दानिश मिलती तो उसको उसकी ATM ये चीज़ें ले देती। आटा, चीनी, LNG स्कैंडल्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा PDM एक पेज पर है, 31 जनवरी तक इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। क्या उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, जेलें भरने के लिए तैयार हैं, दम दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल ने इस्तीफों की कोई बात नहीं की, सिंध असम्बली तोड़ने की कोई बात नहीं की, सेनेट इंतखाबात के वाले से कोई बात नहीं की, फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया, मौलाना फजल रहमान का जिक्र तक नहीं किया। ये आज के 5 घंटे के जलसे का अहवाल था। फैसला आपको करना है, लेकिन मैं आपको जैसे मुसलसल बता रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल PDM की हो चुकी है। आखिरी रसूमात का आगाज़ हो गया है और रोज़ाना दिलचस्प चीज़ें सामने आएंगी। तो ये आज के जलसे की कुछ झलकियाँ थी जो मैंने आपके सामने रखी। कुछ और चीज़ें हैं और डेवलपमेंट्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में ये जो इत्तलात आ रही हैं कि वो मोहम्मद अली दुरानी के शहबाज शरीफ के पास जाने के हवाले से नाराज़ हैं, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।